तो दोस्तों आज के वक्त में हम जब भी इन्फ्लुएंशियल या फिर ताकतवर देश के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही इमेज आती है। दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री और सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, यानी कि यूएसए इस दुनिया का सबसे पावरफुल और इस दुनिया का इकलौता सुपर पावर कहा जा सकता है। The United States of America is the most powerful nation on earth. America entered World War II as just one of the great military powers, but it ended World War II as the dominant force in the world. America spent $778 billion on defense. That's around 39% of global military spending. No nation attacks us directly or our allies because they know that's the path to ruin. और अगर आप इस ग्राफ को देखो तो आपको समझ आएगा कि यूएसए आज पूरी दुनिया से इतना ज्यादा आगे है कि जहां जर्मनी की जीडीपी 4.59 ट्रिलियन डॉलर, जापान की जीडीपी 4.11 ट्रिलियन डॉलर और चाइना की जीडीपी 18.53 ट्रिलियन डॉलर्स है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स इन सबसे इतना ज्यादा आगे है कि आज यूएसए की जीडीपी 28.60 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। और इसी तरह अगर आप इनके मिलिट्री बजट को देखें तो जहां चाइना अपने मिलिट्री पे 231 बिलियन डॉलर खर्च करता है, रशिया का यही डिफेंस बजट 140 बिलियन डॉलर्स का है, जापान का डिफेंस बजट 55.9 बिलियन डॉलर्स है और इंडिया अपनी आर्मी में 75 बिलियन डॉलर्स खर्च करता है, लेकिन यूएसए का डिफेंस बजट आज 849.8 बिलियन डॉलर्स टच कर चुका है। यानी यूएस का डिफेंस बजट चाइना, जापान, इंडिया और रशिया के कंबाइंड डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। और आज अमेरिकन आर्मी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि यूएस आर्मी अकेले दम पर 67 यानी कि 67 देशों को प्रोटेक्शन देती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 67। To safeguard American liberty, we have invested a record-breaking $2.2 trillion in the United States military. So it's no surprise that America, with all that money to spend, has the most expensive war machines on the planet. We have purchased the finest planes, missiles, rockets, ships, and every other form of military equipment. और चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, चाहे रशिया यूक्रेन से लड़े, इजराइल पैलेस्टीन पर हमला बोल दे, लेकिन कोई भी देश कभी भी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ हमला बोलने की हिम्मत नहीं करता। यहाँ तक कि लगभग 3 साल के युद्ध के बाद भी, जब से पुतिन लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला बोल रहे हैं, तब से लेके आज तक पुतिन ने कभी भी अमेरिका पे अटैक करने का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि सबको पता है कि एक तरह से यूक्रेन के रूप में अमेरिका ही रशिया से लड़ रहा है। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 1914 तक ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य थे, लेकिन 1945 आते आते यानी सिर्फ 30 सालों में अमेरिका ने इन दोनों ही देशों को पीछे छोड़कर खुद को एक सुपर पावर के रूप में स्थापित कर दिया। तो सवाल ये है कि सिर्फ 30 सालों में अमेरिका ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर से ज्यादा अमीर और ताकतवर कैसे बना? अमेरिका ने ऐसी कौन सी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से आज वो 67 देशों को अकेले प्रोटेक्शन दे पा रहा है? और अगर भारत को भी एक सुपर पावर बनना हो तो हम अमेरिका से क्या सीख सकते हैं? तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं और ये सब जानने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अमेरिका की सुपर पावर के सीक्रेट को जानने के लिए पहले आपको वर्ल्ड वॉर 2 की कहानी जाननी होगी। The German bombers swoop over Polish land. Polish cities and harbors are attacked. Even the capital of Warsaw itself is bombed. Germany and Italy declare war on the United States. It is the first and only time Hitler actually declares war on another nation. दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1945 में। इस साल पूरे 6 सालों के युद्ध के बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी थी और पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि इस टाइम तक ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर्स दो बड़ी बड़ी वर्ल्ड वॉर्स लड़ चुके थे। पहले उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा जो कि 1914 से 1918 तक चला, और फिर सिर्फ 20 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, जिसमें पूरे 6 साल में इनकी पूरी इकोनॉमी की हालत एकदम खस्ता हो गई थी। अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखो तो आपको समझ आएगा कि ब्रिटिश एम्पायर का कर्ज 1913 में 0.62 बिलियन पाउंड से लेकर 1920 तक आज 7.8 बिलियन पाउंड तक पहुंच गया था। यानी कर्ज का अमाउंट सिर्फ 7 सालों में लगभग 12 गुना बढ़ चुका था। और इसके खतरे को समझाने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्री होते हैं, एक टर्म यूज करते हैं जिसे कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशो, यानी आपकी जीडीपी के हिसाब से आपने कितना कर्ज लिया हुआ है। तो अगर इस रेशो को देखो तो आप समझ पाओगे कि 1913 में ब्रिटिश एम्पायर इतना ज्यादा अमीर था कि उनकी जीडीपी के
की सिर्फ 25% पर उन्होंने कर्ज ले रखा था, जो किसी भी देश के हिसाब से काफी अच्छा नंबर होता है। लेकिन 1930 आते आते ये नंबर 130% को टच कर रहा था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते इनका ये रेशो 250% यानी 250% तक पहुंच चुका था। यानी कि इनके टोटल जीडीपी के हिसाब से इन्होंने 2.5 गुना ज्यादा कर्ज ले रखा था। लेकिन इसी वक्त में अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को देखो तो आपको एक बहुत ही अजीब चीज देखने को मिलेगी कि वर्ल्ड वॉर्स के टाइम जब सारे देशों की पर कैपिटा जीडीपी यानी हर आदमी के ऊपर कितनी जीडीपी है वो घटती जा रही थी, सिर्फ यूएसए की पर कैपिटा जीडीपी बढ़ते बढ़ते $10,000 पर कैपिटा तक पहुंच गई थी। और वॉर खत्म होते होते एक तरफ जहां ब्रिटिश और फ्रेंच एम्पायर पूरी तरह तबाह हो गए थे, वहीं अमेरिका ने इतने पैसे कमाए कि 1940s के समय जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुई थी तो अमेरिका के पास दुनिया का 70% सोना मौजूद था। और यही अमेरिका की पावर को दिखाता है। The manufacture of automobiles is America's greatest single industry. The factories are humming with a record output of machines. Spurred by the war's demands, American industry and ingenuity rose to meet the challenge. तो दोस्तों सवाल ये है कि जब सारे देश अपना पैसा वॉर में लुटा रहे थे तो सिर्फ अमेरिका ने पैसे कैसे कमाए? दोस्तों इसका जवाब आता है अमेरिका की वॉर मर्चेंट स्ट्रेटजी में। यानी जब सारे देश वर्ल्ड वॉर्स में लड़ रहे थे तब अमेरिका ने इन सारे देशों को अपना व्हीट, राइस, कॉटन और वेपन सप्लाई किया और यही कर करके अमेरिका के एक्सपोर्ट्स इतने बढ़ गए कि जहां 1913 में ये एक्सपोर्ट्स $2.4 बिलियन के थे तो 1917 आते आते यानी सिर्फ 4 सालों में यही नंबर $6.2 बिलियन तक पहुंच गया था, यानी लगभग 3 गुना हो गया था। और 1942 में जब तक पर्ल हार्बर पर हमला नहीं हुआ तब तक अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। ये थी दोस्तों अमेरिका की वॉर मर्चेंट स्ट्रेटजी। तो अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ इसीलिए एक सुपर पावर है क्योंकि अमेरिका का बहुत सारा सोना है और बहुत सारा पैसा है? दोस्तों इसका एक बहुत ही सिंपल जवाब है और वो है बिल्कुल भी नहीं। आज अमेरिका एक सुपर पावर अपने पैसों की वजह से नहीं बल्कि अपने सिस्टम्स की वजह से बना है। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से अमेरिका आज एक सुपर पावर बन चुका है? तो दोस्तों अगर आपको किसी भी देश की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो सिर्फ 3 सवालों का जवाब पता करना होगा। और अगर आप इंडिया के बारे में भी जानना चाहते हो तो इंडिया के लिए इन 3 सवालों का जवाब पता कर लो और आपको पता लग जाएगा कि इंडिया आज की वर्ल्ड इकोनॉमी में कितना पावरफुल है या फिर नहीं है। पहला सवाल आता है डिपेंडेंसी का, यानी कि दूसरे देश अपने रिसोर्सेज के लिए आप पर कितना डिपेंडेंट है। दूसरा सवाल आता है सेल्फ रिलायंस का, यानी कि आप दूसरे देशों पर अपने क्रिटिकल रिसोर्सेज के लिए कितना कम डिपेंडेंट हो। और तीसरा सवाल है वॉर अलायंसेस का, यानी कल अगर वॉर हो जाए तो कौन कौन से देश और कितने देश आपके साथ आएंगे, आपकी मदद करने के लिए सामने आएंगे। दोस्तों शुरू करते हैं पहले सवाल से जो है डिपेंडेंसी। दोस्तों पहले तो यूएस और रशिया दोनों ने ही अपना पैसा इतना अग्रेसिवली मिलिट्री में लगाया कि आज दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन सिर्फ यूएसए और रशिया के आर्मी के पास ही मौजूद है। न्यूक्लियर आर्सेनल के साइज को देखें तो जहां आज चाइना के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, फ्रांस के पास 290 वॉरहेड्स हैं, इंडिया के पास 170 और पाकिस्तान के पास भी लगभग 170 के आसपास ही वॉरहेड्स हैं। लेकिन यूएसए और रशिया के पास 5044 और 5580 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। और इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी कुछ तो छोटे होते हैं, कुछ बड़े और कुछ तो बहुत ही बड़े होते हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपने हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में सुना होगा तो आपको ये पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे वो 15 किलोटन और 21 किलोटन के न्यूक्लियर बॉम्ब्स थे। और जब ये न्यूक्लियर डिवाइसेस एक्सप्लोड हुए तो इनको देख के पूरी दुनिया हिल गई थी। लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि आज यूएसए और रशिया के पास इतने बड़े न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो इनके सामने छोटे छोटे पटाखों जैसे भी नहीं लगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो इसे देखो, इस न्यूक्लियर बॉम्ब का नाम है कासल ब्रावो जो कि 1952 में अमेरिका ने टेस्ट किया था और ये यूएस आर्मी के पास है। और ये बॉम्ब 15 मेगाटन का है, यानी हिरोशिमा के बॉम्ब से 1000 गुना ज्यादा बड़ा। और रशिया के पास इससे भी बड़ा एक बॉम्ब है, रशिया के पास जार बॉम्बा नाम का एक न्यूक्लियर डिवाइस है जो कासल ब्रावो से 3 गुना बड़ा और हिरोशिमा बॉम्ब से 3300 गुना ज्यादा बड़ा है। और जार बॉम्बा इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये एक अकेला बॉम्ब 100 किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह खत्म कर देगा, चकनाचूर कर देगा। और इससे पता चलता है कि रशिया और यूएसए के न्यूक्लियर आर्सेनल कितने ताकतवर हैं। और इसी न्यूक्लियर और मिलिट्री सुपर पावर का अमेरिका ने इतने स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अमेरिका ने सिर्फ अपने ही देश में नहीं बल्कि 80 देशों में 750 से भी ज्यादा मिलिट्री फैसिलिटीज बनाई है, मिलिट्री बेसेस बनाए हैं। और पूरे इतिहास में आज तक कोई भी देश अपने फोर्सेस को इतना एक्सटेंसिवली डिप्लॉय नहीं कर पाया। और बहुत ही क्लेवरली अमेरिका ने इसे 3 पार्ट नेटवर्क बनाया है, यानी कि इसे 3 हिस्सों में बांटा है इस पूरे सिस्टम को। पहला पार्ट है प्रोटेक्शन। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर के बाद प्रोटेक्शन के नाम पर दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर अपने आर्मी बेसेस को एस्टेब्लिश कर दिया। जैसे जर्मनी, जापान और इटली को प्रोटेक्शन देने के बहाने यूएस ने जर्मनी के जरिए यूरोप में, जापान के जरिए एशिया में और इटली के जरिए मेडिटेरेनियन सी पर अपना कंट्रोल जमाया। इसी तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान और ताइवान को
कोई प्रोटेक्शन देने के बहाने रशिया और चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रखा और उनको अपने अंडर रखा, अपनी मदद के अंदर रखा, जिससे कभी रशिया और चाइना के अंडर ना जा पाए। इसके बाद आता है इनका दूसरा पार्ट, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैनूवरिंग। यानी अमेरिका जिन देशों को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाता, उन देशों में अमेरिका अपने पसंद के लीडर्स को पावर में ला देता है। और अगर कोई भी लीडर अमेरिका के खिलाफ जाता है, अमेरिका का विरोध करता है, तो अमेरिका उस लीडर को पूरी तरह से खत्म कर देगा, पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है ईरान से। दोस्तों 1953 में ईरान के डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम था मोहम्मद मोसादेक। मोसादेक ने ब्रिटिश और अमेरिकन ऑयल कंपनीज को ईरान से निकालने का फैसला किया था और उन्होंने घोषित कर दिया था कि उस दिन के बाद से ईरान का तेल ईरानी गवर्नमेंट खुद वर्ल्ड मार्केट में बेचेगी और इससे जो भी पैसा आएगा उसका इस्तेमाल वो अपनी जनता के फायदे के लिए करेंगे। इससे अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनीज को बहुत ज्यादा भारी नुकसान होने वाला था। तो क्या आपको पता है यहाँ अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने अपने सीक्रेट सर्विसेज यानी CIA और FBI जैसी सर्विस का इस्तेमाल करके ईरानियन मिलिट्री, पॉलिटिशियंस और रिलीजियस लीडर्स को रिश्वत दी और मीडिया में प्रोपेगेंडा फैला दिया कि मोहम्मद मोसादेक ईरान को बर्बाद करने का प्लान बना रहे हैं और सारा पैसा अपनी जेब में डाल के ईरान की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। इसके साथ साथ ही CIA ने झूठी खबरें चलाई, दंगे करवाए और कुछ दिनों बाद मोहम्मद मोसादेक को हटाकर एक ऐसे लीडर को अपॉइंट किया गया जो अमेरिका को जो मर्जी वो करने की इजाजत दे दे। इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल मैनूवरिंग। और अमेरिका की तीसरी और सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजिक प्रोटेक्शन। दोस्तों अगर आप आज के समय में वर्ल्ड मैप को देखो तो आपको एक ही चीज समझ आएगी कि इस पूरी दुनिया के सभी ट्रेड रूट्स में 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको अगर किसी भी देश ने कंट्रोल कर लिया तो वो देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन सकता है, सबसे शक्तिशाली पावर बन सकता है। तो अब सवाल ये है कि कौन से पॉइंट्स हैं और इनको कंट्रोल करने से कोई देश सुपर पावर कैसे बन सकता है? दोस्तों इन्हें कहा जाता है चोक पॉइंट्स। जैसे अगर आपको यूरोप से इंडिया को शिप करना हो, कुछ भेजना हो, तो इंडिया पहुंचने के लिए आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक तो है स्यूज कनाल वाला रास्ता, जहां से आप इंडिया 12 दिन और 9000 किलोमीटर का रास्ता तय करके पहुंच सकते हो। और इसी रास्ते से इंडिया का हर साल $105 बिलियन के ट्रेड के साथ साथ 65% क्रूड ऑयल सप्लाई भी आता है। लेकिन अगर यहाँ पर इजिप्ट ने ये कहा कि हम स्यूज कनाल बंद कर रहे हैं, तो इंडियन शिप्स को दूसरे रास्ते से अफ्रीका को घूमकर पार करने के बाद मुंबई पहुंचना होगा। लेकिन इस रास्ते में शिप्स को 24 दिन और 21,000 किलोमीटर लग जाएंगे और इंडिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे और शिपिंग टाइम भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि 12 दिन का शिपिंग टाइम बहुत ज्यादा दिक्कतें करेगा। और इसीलिए दोस्तों स्यूज कनाल को चोक पॉइंट कहा जाता है, यानी एक ऐसा पैसेज जिसको बंद करने पर एक देश या कॉन्टिनेंट का ट्रेड पूरी तरह से चोक हो सकता है। और अगर आप इंडिया और स्यूज कनाल के कनेक्शन की इंपॉर्टेंस या फिर इसके ट्रेड रूट्स की इंपॉर्टेंस जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर फ्लैश हो रहे वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी तरह पूरी दुनिया में 6 और चोक पॉइंट्स हैं। पहला चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है और पूरी दुनिया का 30% ऑयल सप्लाई यहीं से गुजरता है। फिर आता है बाब अल मंडाब, ये स्टेट यमन में है और रेड सी को गल्फ ऑफ ईडन से जोड़ता है और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच जितने भी ट्रेड होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद अफ्रीका के पास है मोजाम्बिक चैनल, जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में से गुजरता है और इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन को जोड़ने का काम यही स्टेट करता है। फिर आता है केप ऑफ गुड होप, ये साउथ अफ्रीका के सदर्न टिप पर लोकेटेड है और अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन को एक साथ जोड़ता है। इसके बाद आता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, जो मले पेनिनसुला और सुमात्रा के बीच में मौजूद है। इसे कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का और इसे इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है कि दुनिया का 30% ट्रेड और 25% ऑयल सप्लाई बस यहीं से पास होता है। और इसके बाद आता है सुंदा स्ट्रेट और लॉम्बॉक स्ट्रेट। इसी तरह पूरे वर्ल्ड ट्रेड में 7 चोक पॉइंट्स हैं, जिनके ऊपर किसी भी देश ने अगर कब्जा कर लिया तो वो पूरी दुनिया के ट्रेड और ऑयल सप्लाई को चोक कर सकता है। और अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप आज के समय में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस की लोकेशन को देखेंगे तो आपको एक चीज एहसास होगी कि अमेरिकन बेसेस ने इन सभी चोक पॉइंट्स के ऊपर अपना इस तरह से कंट्रोल बना रखा है कि कोई भी देश इनका मुकाबला भी नहीं कर सकता। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए यूएस ने बहरीन में अपने मिलिट्री बेसेस को एस्टेब्लिश किया है। स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंडाब और स्यूज कनाल के लिए यूएस ने एक बेस अपना जिबूती में बनाया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहीं पर इजराइल का भी एक बेस है, जिनका अमेरिका के साथ बहुत मजबूत रिलेशनशिप है। इसके साथ ही अमेरिका के बेसेस ग्रीस और टर्की में भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेडिटेरेनियन सी को कंट्रोल करते हैं। और स्ट्रेट ऑफ मलक्का, सुंदा स्ट्रेट और लॉम्बॉक स्ट्रेट पर अपनी पकड़ बनाने के लिए यूएस ने सिंगापुर के साथ एक टाई अप किया है, जिसकी वजह से यूएस शिप्स सिंगापुर के चंगी बेस में रिपेयर और रिसप्लाई होने के लिए रुक सकती हैं। और आखिरकार यूएस का डिएगो गार्सिया में भी एक बेस है, जो कि मोजाम्बिक चैनल के पास है। और इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ने दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन पर अपने मिलिट्री इन्फ्लुएंस और अलायंसेस बना रखी हैं और इसी वजह से यूएस कभी भी किसी भी देश के ऑयल और ट्रेड सप्लाई को चोक कर सकता है। इसी वजह से आज यूएस पूरी दुनिया के 67 यानी 67 कंट्रीज को सिक्योरिटी दे पा रहा है। और ये थी दोस्तों अमेरिका की पहली स्ट्रेटजी, जिसकी वजह से आज अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ है, जिसमें पूरी दुनिया अमेरिका पर अपने सिक्योरिटी के लिए डिपेंडेंट है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर, जो है अलायंस ऑफ वॉर, यानी अगर कल एक वॉर हो जाए
तो यूएस की मदद करने के लिए कौन से देश आएंगे? दोस्तों इसे यूएस के केस में समझना बहुत ज्यादा आसान है। आपको सिर्फ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स याद रखनी होंगी जो है यूएन, नेटो, ANZ और फाइव आइज। यूएस के बस यही 4 अलायंसेस हैं जिनकी वजह से आज यूएस एक सुपर पावर बना हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें यूएस और यूरोप के 32 देश शामिल हैं। इसका एक ही मोटो है, वो है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल, यानी अगर किसी एक मेंबर पर अटैक होता है तो बाकी के सब देश मिलकर उस देश की रक्षा करेंगे। और यूक्रेन भी इसी अलायंस में जुड़ने वाला था 2022 में, जिसकी वजह से पुतिन यानी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला बोला है, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में जुड़ जाता तो अमेरिका अपने वेपन्स को रशिया के बॉर्डर पर ले आता। उसी तरह ANZ एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे को मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए कमिटेड है। और इसी तरह यूएस ने एक और अलायंस बना रखा है जिसका नाम है फाइव आइज। ये एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक साथ शामिल हैं। तो ये कंट्रीज अपनी इंटेलिजेंस यानी कि जो अपनी जासूसी की रिपोर्ट्स होती हैं एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिससे कि इन सभी की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होती है। और जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि यूएस ने जर्मनी, जापान और इटली में पहले से ही वर्ल्ड वॉर 2 के बहाने अपने मिलिट्री बेसेस को बना लिया है। तो इससे हमें ये समझ आता है कि यूएस ने हर एक कॉन्टिनेंट में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक सारे महाद्वीपों पर अपनी पकड़ इस तरह से बना रखी है कि अगर कल कोई यूएस पर हमला करता है तो 30 से ज्यादा देश एक साथ उसे हराने में जुट जाएंगे। और यही है दोस्तों यूएस की दूसरी सबसे बड़ी ताकत जो है वॉर अलायंस। दोस्तों सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास कोई भी वीकनेस नहीं है, क्योंकि इनके पास तो दुनिया भर का पैसा है, दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है और इनके इतने सारे अलायंसेस हैं जो कि एक साथ मिलकर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। तो क्या यूएस की कोई भी वीकनेस नहीं है? तो दोस्तों दरअसल यहाँ पर आती है अमेरिका की इकलौती वीकनेस, जिसे हम कह सकते हैं सेल्फ रिलायंस वीकनेस। दोस्तों अमेरिका के पास चाहे जितना भी पैसा क्यों ना हो, इसी सेल्फ रिलायंस के अंदर उनके पास 3 बहुत बड़ी कमजोरियां हैं जो कि उनको अंदर ही अंदर खा रही हैं। इनकी पहली कमजोरी है इलेक्ट्रॉनिक्स। आपके हाथ में या फिर यूएस मार्केट में जो भी आज स्मार्टफोन या फिर गैजेट बनता है उसके ज्यादातर कंपोनेंट्स आज भी चाइना, ताइवान और साउथ कोरिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। और यहाँ तक कि ताइवान तो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है। तो अगर चाइना ताइवान पे कभी कब्जा कर लेता है या फिर ताइवान अपने प्राइसेस को बढ़ा देता है तो अमेरिकन मार्केट्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और इसीलिए अमेरिका आज भी चाइना के खिलाफ ताइवान को प्रोटेक्शन देने का प्रॉमिस रखता है। इनका दूसरा वीकनेस है मेडिसिन। दोस्तों अमेरिका अपनी ज्यादा जेनरिक मेडिसिन यानी कि अपनी फार्मा इंडस्ट्री जो है उसकी ज्यादातर फार्मा इंडस्ट्री इंडिया और चाइना के भरोसे ही बैठी हुई है। तो अमेरिका के रिश्ते अगर इंडिया से या चाइना से खराब हो जाते हैं तो अमेरिकन मेडिसिन महंगी हो जाएंगी, जिसकी वजह से वहां के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। और इसी तरह चाइना ने पूरी दुनिया के लिथियम सप्लाई और सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में अपनी मोनोपोली बना रखी है। और आज अमेरिका बहुत अग्रेसिवली सोलर पैनल या फिर लिथियम सेल बैटरीज में बहुत तेजी से ट्रांजिशन कर रहा है। तो अगर चाइना ने इनमें से किसी चीज के प्राइसेस बढ़ा दी या फिर शॉर्टेज कर दी तो अमेरिका को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और दोस्तों ये है अमेरिका के वीकनेसेस। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो ताइवान पर अमेरिका का प्रोटेक्शन और इन्फ्लुएंस है। और इंडिया में अमेरिका का इतना ज्यादा प्रभाव है कि हमारी पूरी की पूरी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यानी कि TCS, विप्रो और इन्फोसिस जैसी कंपनीज पूरी तरह से अमेरिकन क्लाइंट्स के भरोसे पर उन्हीं के दम पर चल रही है। तो इंडिया और ताइवान कभी भी अमेरिका से अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ सवाल आता है कि इन सभी से बचा कौन? सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो अमेरिका को अपने ट्रेड की वजह से चोक कर सकता है। और इसी तरह रशिया भी अमेरिका को अपने न्यूक्लियर पावर से रोक सकता है। तो हमारे थर्ड पॉइंट यानी सेल्फ रिलायंस में चाइना और रशिया के अलावा कोई भी देश अमेरिका को टक्कर नहीं दे सकता। इसीलिए दोस्तों इन दोनों ही देशों को आज की दुनिया में आज जियोपॉलिटिक्स में एक माइनर सुपर पावर का दर्जा दिया जाता है। अमेरिका जितना पावरफुल तो नहीं, पर तब भी अपने मिलिट्री और अपने ट्रेड की वजह से दोनों ही देश काफी ज्यादा पावरफुल बने हुए हैं। और आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजें और जुड़ने वाली हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी अमेरिका के सुपर पावर बनने की, जहां हमने ये देखा कि अमेरिका ने कैसे वर्ल्ड वॉर्स का फायदा उठाते हुए दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाए, सबसे खतरनाक वेपन्स बनाए और सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज को इन्हीं वेपन्स के दम पर लोन दिया। उसके बाद इन्हीं वेपन्स के दम पर इन्होंने सिक्योरिटी अलायंसेस बनाए और सभी देशों में अपने बेसेस बनाए। और आज अमेरिका एक सुपर पावर बन चुका है। और अगर आप फ्यूचर वर्ल्ड के नए सुपर पावर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ऊपर आई बटन से जाके आपको हमारे नेक्स्ट ग्लोबल सुपर पावर का वीडियो जरूर चेकआउट करना चाहिए। उसमें अभी आने वाले 50 सालों में क्या होने वाला है इस चीज को मैंने कवर कर रखा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वो वीडियो आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। तो दोस्तों आप अमेरिका के सुपर पावर बनने के बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने जियोपॉलिटिक्स पसंद करने वाले दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी किसी और भी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।